हाँ, कैसे हैं भी सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ये वही आपके लिए जो डेली में एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम आ रहा है 2025 वाला, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ एक मेरी जो छोटी सी कोशिश है, हो सकता है कि आपको वो ज्यादा नंबर दे पाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। ये क्लोज टेस्ट है पूरा, लगाते हैं जरा। एक शुरुआत हुई थी स्टार्ट, आजादी का अमृत महोत्सव। सब जानते हो कि जब हमने 75 ईयर्स हुए थे हमारे देश को आजाद हुए, तो हमने मनाया था आजादी की वर्षगांठ, जिसे हमने मनाया था आजादी का अमृत महोत्सव। तो आजादी का अमृत महोत्सव इज एन ब्लैंक बाय द गवर्नमेंट। अब ये सरकार की तरफ से जो आजादी का अमृत महोत्सव था वो क्या था? तो एसोसिएट तो भागीदार होता किसी काम में, ये नहीं था बेटा। ऑब्लिगेशन मजबूरी कोई नहीं थी। ऑकल्ट, यहाँ कोई इसका सेंस स्पष्ट ही नहीं बैठ रहा। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता पहल। तो जो आजादी का अमृत महोत्सव है वो भारत की सरकार के द्वारा एक शुरुआत थी या पहल थी। स्टार्ट करना आप इनिशिएटिव, ऑप्शन नंबर बी। आगे आइए, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की सरकार के द्वारा ये पहल थी टू सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए, एंड रिमेंबर, याद रखने के लिए 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आजादी को हमारे 75 साल हो गए हैं, एंड द ब्यूटीफुल हिस्ट्री, और जो इतिहास रहा है सुंदर भारत के लोगों का, हमारी संस्कृति और हमारी जितनी भी अचीवमेंट है उन सब के लिए। आगे आइए, दिस महोत्सव इज रिक्तस्थान। ये वाला जो महोत्सव है, प्री पोजिशन आइए 2, रिक्तस्थान द प्यूपिल ऑफ इंडिया। ये वाला महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है, डेडिकेटेड आएगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर है। प्री पोजिशन 2 लेती है डेडिकेट। तो अगर आपने लगाया है डेडिकेटेड 2 तो बढ़िया है, और मेरा मानना है इसके अलावा आपका आंसर बैठेगा नहीं, चेक कर लो। एलिनेट तो अलग अलग करना होता, रिफ्यूज्ड होता है मना करना, और आपसे मैं कहूं विदहोल्ड, कोई चीज काबू करके रखना। तो मेरा मानना है यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन तो बेकार हो गए, लेकिन यहाँ डेडिकेटेड एक विकल्प आया है, उसका मतलब होता है समर्पित करना। फिलहाल आंसर आपका लगेगा ए। आगे बढ़ते हैं। देखो, आंसर भी वही होता है जो सारे ऑप्शनों में सबसे बेहतर आपका सेंस दे। तो महोत्सव इज डेडिकेटेड द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार इन इट्स वॉलेंट्री जर्नी। ये कह रहे हैं कि जो वो लोग हुए हैं भारत के, ना सिर्फ वो हमारी देश की इस पहल को ले जाने में, बल्कि कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि जो हमारे लोग हुए हैं, ना सिर्फ वो एक यंत्र के रूप में शामिल हुए हैं किस काम को करने में, इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार, भारत को यहाँ तक लाने में, इट्स वॉलेंट्री जर्नी, जो स्वयं इच्छा से उन्होंने यात्रा करी है देश के साथ। बट आल्सो ब्लैंक द पावर एंड पोटेंशियल, जो वो शक्ति और सामर्थ्य को काबू करते हैं। और यहाँ पावर एंड पोटेंशियल ने जो आंसर दिया है ना, पोजेस, ऑप्शन नंबर बी ये है। इसके अलावा आप लगा नहीं सकते। क्लेरिफाई तो किसी चीज को स्पष्ट करना होता। कंक्लूड्स भाई जानते हो आप, जब सब में रिजल्ट की बात चलती, कंक्लूजन क्या आएगा, और ऑब्टेंस का मतलब होता प्राप्त करना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे देश के लोग हैं, ना सिर्फ वो एक यंत्र या औजार के रूप में शामिल हुए हैं देश को अपनी इच्छा से यहाँ तक लाने में, बल्कि वो एक पोजेसेस, वो एक पावर और पोटेंशियल को भी उन्होंने काबू करके रखा है। टू रियलाइज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस चीज को रियलाइज किया, महसूस किया। नरेंद्र मोदीज रिक्तस्थान ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0। अब अगर मुझे फ्यूचर में या भविष्य में किसी भी चीज की पहल करनी हो, या कोई भी चीज मुझे फ्यूचर में अपना एक नजरिया देखना हो, तो आपने एक शब्द सुना होगा विजन, नरेंद्र मोदीज ब्लैंक ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0। 2.0 इंडिया को एक्टिवेट करने के लिए मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी का जो नजरिया है,
वो साफ साफ क्लियर है कि भारत को हमें मोटिवेट करना है और आत्मनिर्भर बनाना है, ये आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर ग्राफिक्स तो ये आप कोई भी कलाकारी कर सकते हो, चित्रकारी, डिजाइन, नक्शा, कंट्रोल, काबू, कुछ आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। तो नरेंद्र मोदीज विजन ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0 फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट, ये एक फ्यूल के रूप में, या आप कह सकते हो इस चीज ने हमें ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ाया है, ऑफ द आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर भारत है उसको फ्यूल देने का काम किया है, जो मोदी जी का एक विजन है 2.0। आगे आइए, लास्ट ऑप्शन है इसका और लास्ट ही क्वेश्चन है, देखते हैं जरा कौन लगा रहा है यहाँ। द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बिगेन ऑन 12 मार्च, जो आजादी का अमृत महोत्सव की जर्नी है औपचारिक रूप से 12 मार्च को शुरू हुई थी। ये कहते हैं कि 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, तो ये तभी इन्होंने इस दिन को शुभ मानते हुए यहां से स्टार्ट कर दी आत्म आजादी की, जो हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे आजादी का अमृत महोत्सव। तो ये औपचारिक रूप से शुरू हो गई है 12 मार्च 2021 को बिगिनिंग, और ये शुरू हो चुकी है बिलोंग टू अवर 75 एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, और हम जो 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे आजादी की, एंड विल फिनिश, और ये जो समाप्त होगी एक साल बाद, ए ईयर लेटर ऑन 15 अगस्त 2023, और ये एक साल बाद 15 अगस्त 2023 को समाप्त हो जाएगी। अब मैंने कहा है कि 12 मार्च से स्टार्ट हुई है ये, 12 मार्च 2021, और इसका जो एंड है वो 15 अगस्त 2023 को होगा। कुल मिलाकर ये 75 हफ्ते गुजारने हैं, 75 वीक्स यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं, और जैसे ही यहाँ से 75 वीक्स स्टार्ट होंगे 15 अगस्त 2023 तक, तो ये जो बचा कुचा समय है ना, इसे कहते हैं काउंट डाउन, कहते हैं ना आपका काउंट डाउन शुरू हो गया है। जिसने लगाया था ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी तो बढ़िया है, इसके अलावा आपको आंसर नहीं जाना था। काउंट डाउन का मतलब होता है जो रिमेनिंग टाइम है, तो आप कहना चाह रहे हो द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बिगेन ऑन 12 मार्च 2021, बिगिनिंग एक काउंट डाउन, एक उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है टू अवर 75 एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस एंड विल फिनिश ए ईयर लेटर 15 अगस्त 2023। चला लिया। तो देखो मेरी तो शुरुआत, मेरा जो नजरिया है वो साफ क्लियर है कि मैं इतनी कोशिश करूंगा जितने की आपको चीजें ना बड़ी सहूलियत के साथ मिले। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। आगे 6 स्लाइड आपके सामने है और यहाँ पर ये नो इम्प्रूवमेंट टाइप के हैं, जरा लगा लो आंसर कौन लगा रहा है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द रिलीफ ओपन टू देम इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ। अब ये अपने पैसे की कीमत को गेट नहीं कर पा रहे, या जो वो धन लगाते हैं उसको गेट नहीं कर पा रहे, मुझे रिप्लेसमेंट देना है। अगर आप किसी चीज को पाना पाओ तो आप उसमें अनेबल हो, जिसने लगाया था वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ। इसके अलावा आप यहां से आगे कुछ भी करोगे तो चीजें आपके फेवर में नहीं जाएंगी, आउट ऑफ फेवर जाएंगी। चेक कर लो। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द रिलीफ ओपन टू देम इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ। उन्होंने अभी तक जो अपनी पूंजी है, धन है, उसकी कीमत नहीं पाई, तो दे वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ ऑफ गुड्स, जो भी वो सामान है, जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है, एंड सर्विस हैज राइटली बीन आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट प्रायोरिटी। फिलहाल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, देखता हूं कौन लगाएगा आप में से आंसर इसका। लगाइए 7 क्वेश्चन तुरंत। पोल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज्ड सो रिक्तस्थान दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। जब आपको लगे कि कोई भी चीज ना ऐसे नीचे से ऊपर को बढ़ती है, ऐसे चल रही भाई साहब, ये तो ये लो से हाई की तरफ बढ़ती है। और आप जानते हो कि जो प्रदूषण है लगातार बढ़ रहा है और ऊपर पहुंच रहा है, लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण पहुंच रहा है ऊपर, और ऊपर बढ़ने के लिए हाई का एडवर्ब होगा हाईली, जिसने लगाया था ऑप्शन नंबर ए, तो बढ़िया है, मेरा मानना है। इसके अलावा आंसर नहीं है। क्लियर है। फिलहाल स्लोली प्राइमरीली कुछ आंसर नहीं है।
8 पर चलते हैं, जरा लगाना, लगाओ कौन लगा रहा है इसका। ईच पार्टिसिपेंट हैव परफॉर्म्ड वेल। अभी क्लास में भी ऑफलाइन कई बार पढ़ाया है और अब दोबारा से बता रहा हूं, आपके पास ईच हो या एवरी हो, इसके बाद सिंगुलर नाउन आता है और आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब लेते हो। ईच पार्टिसिपेंट हैज के अलावा अगर किसी ने आंसर लगाया था तो बेकार था, इसके अलावा कोई इसका जवाब होगा नहीं। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 9। जहां समय लगाना ही नहीं है, खराब ही नहीं करना बिल्कुल, तो फिर रुके क्यों, बढ़ाओ जरा। द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन ए वे दैट दे कांट बी रीच्ड। अगर जहां पर आप पहुंच ना सको तो वो होता है ऐसी जगह जहां आप कभी पहुंच नहीं सकते, उसे मैं क्या बोलूंगा। तो मुझे जो चीज ऐसी है जिस पर मैं कभी पहुंच नहीं सकता, मुझे इसका रिप्लेसमेंट देना। अब आप कहोगे प्लेस्ड क्या है, तो प्लेस्ड माना मेरे पास पेन है, अभी मैं यहाँ रख दूं, प्लेस हो गया। किताब है, यहाँ रख दी वही मेज पे। कोई भी आपका सामान है, आप कहीं रख दो, तो प्लेस्ड आप चीजों को कहीं भी कर सकते हो। लेकिन जब मुझे जैसे क्वेश्चन पेपर होते हैं एग्जाम के, तो बताओ क्या टीचर आपके सामने खुलेआम रख देते हैं क्या एक दिन पहले? क्वेश्चन पेपर हो या पेपर हो, उन्हें ऐसी जगह रखा जाता है जहां आपकी पहुंच ना पहुंच सके। इनएक्सेसिबल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर आपने ये लगाया तो बढ़िया है, और मेरा मानना इसके अलावा आंसर होगा नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 का बी हुआ। आगे आइए जरा 10 की तरफ, देखते हैं कौन क्या क्या लगा रहा है अपना आंसर। लगाओ जरा। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बोर्न। जब से मैं पैदा होता हूं मैं लगातार हैदराबाद में रह रहा हूं। मुझे बताओ, पैदा होने का मरने का ये काम रोज रोज होते हैं क्या? अरे बताओ, पैदा होने का मरने का, बताओ मैं पैदा हो रहा हूं, पैदल होऊंगा, पैदा होता हूं, या जब मैं पैदा हुआ था तब से लगातार हैदराबाद में रह रहा हूं। सिंस आई वॉज बोर्न, जब से मेरा जन्म हुआ था लगातार हैदराबाद में रहा। ये सब आए हुए हैं, देख लो आप। CGL, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, ये आप सब लगा सकते हो। देखो मेरा तो मानना यही है कि चीजों को इस तरीके से कवर कर लो कि आपको आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि जो पहल है वो साफ है मेरी, तो जो मेरा विजन है क्लियर है एग्जाम को लेते हुए। रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉक्स वर वेरी क्विकर आइडेंटिफाइड। उनकी बहुत जल्दी से पहचान की जाती है। आइडेंटिफाई मेन वर्ब हो गई, पास्ट पार्टिसिपल मान लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म मान लो, एडजेक्टिव मान लो, और दुनिया में मेन वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। इनकी विशेषता एडजेक्टिव नहीं बता सकता, बल्कि आपको एडवर्ब लगाना था। ऑफ फ्रॉक्स वर क्विकली आइडेंटिफाइड बाई स्टेला, जिसने लगाई है ऑप्शन नंबर बी तो बढ़िया है। इसके अलावा आंसर फ्रॉक्स वर वेरी क्विकली गलत हो जाएगा, 2 वाला, क्योंकि ऑप्स होता है रेयर स्पीसीज ऑफ, मेंढकों की प्रजाति, काकी के लिए ऑफ आता। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 12, बताओ जरा, ये तो आसान हो जाएगा ज्यादा, इससे तो ज्यादा आसान क्या बनेगा। He was an irresponsible person, वो एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को उठाने में। अब अगर मैटर में घुसा जाता, कहते हैं ना क्या मामला हो गया भाई, इन द मैटर ऑफ, इन द मैटर ऑफ, इन द मैटर ऑफ समथिंग, मामले में घुसते हैं। इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप, जिसने लगाया था ऑप्शन बी, इन द मैटर मामले में घुसा जाता, ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, तकरीबन ये 30 क्वेश्चन है, बढ़ रहे हैं, आधे पे आने वाले हैं। दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर ए बाथ, या तो वो यहाँ उठेंगे या वो घूमने के लिए जाएंगे। इधर आ जाते हैं। पहली बात तो मॉडल आई है और इसके बाद एडवर्ब आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ रिप्लेसमेंट देना है। मॉडल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और दुनिया में अगर कोई भी एडवर्ब है तो वो मेन वर्ब से पहले आती, कोई बात नहीं। लेकिन एक शब्द रखा हुआ है और आप जानते हो कि नीदर का जोड़ा तो मिलता है नोर से, और आप ये भी जानते हो कि जो ईदर है उसका जोड़ा और से मिलता है। और साफ साफ अगर जोड़ा मिलाया है ईदर के साथ और का, तो सी लगाया होगा, वरना तो इसके अलावा आंसर नहीं होगा। साफ चित्र आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ता हूं जरा मैं। लगाओ कौन लगा रहा है, ये प्यारा क्वेश्चन है थोड़ा जरा। चार्ल्स डार्विन नाम के एक फेमस आपके वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कि कोई भी दुनिया में प्रजाति है, मेंढक है, मानव है, इनकी उत्पत्ति का वर्गीकरण किया है आपके चार्ल्स डार्विन ने। सारी चीजों को बताया है, किस किस तरीके से मानव, बंदर से मानव बना या और भी प्रजाति। दिस लेट डाउन ए ट्रीजर ऑफ सबस्टेंशियन दैट इवोल्यूशन ओक्योर्स, जो भी ये विकास होता है, घटता है, एंड प्रोजेक्टेड ए मैकेनिज्म, जो भी तकनीकता होती है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन फॉर हाउ इट डज, कि कोई व्यक्ति जैसे भी कुछ किसी भी चीज को हम प्राकृतिक रूप से करते हैं। देखो, ले डाउन का मतलब होता है नीचे गिरना, नौछावर करना, अपने आप को नीचे लेट जाना। अब चार्ल्स डार्विन ने नीचे गिरने की, न्योछावर करने की, इन सब चीजों के बारे में नहीं बोला था। चार्ल्स डार्विन ने बोला था कि ये जो प्रजातियां हैं, हमारी स्पेसीज हैं, ये किस किस तरीके से विकास में आई, इनका कैसे कैसे तरीके से उत्पत्ति हुई। तो इन सब के लिए मेरे सामने एक फ्रेजल वर्ब है, हालांकि अगर आपको टफ लग रहा हो तो टफ नहीं है, लेड आउट। और लेड आउट का मतलब होता है किसी चीज को स्टेट करना, किसी चीज को वर्णन करना, किसी चीज को हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो लेड आउट आता है। फिलहाल ये थोड़ा सा टफेस्ट लगा होगा, लेकिन लेड आउट से बेहतर आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं जरा। इसमें अब जो है ये मेरे PQRS स्टार्ट हो गए हैं, कराते हैं स्टार्ट इन्हें जरा। बी हैव बीन रिक्तस्थान द माइक्रोबायोम एंड इम्यून, चेक करते हैं जरा। मैं इसका आंसर लगा सकता हूं 1 मिनट, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड में। दुनिया में अगर कभी भी बी आया है, दुनिया में कभी भी बी आया है, तो आप बी के बाद यूज करते हो एडजेक्टिव। और कुल मिलाकर इसमें से एडजेक्टिव सिर्फ एबल है, द नहीं है, सेवरिटी नहीं है, दैट नहीं है। वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रेस्पॉन्स that are clearly linked to the progression and severity of brain injury, PQRS, ऑप्शन नंबर डी। अब आप सोच रहे होगे सर ये अनएक्सपेक्टेड कैसा हो गया। अब ये वही है ना कि आपकी सोच ये रहती है कि PQRS हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता अभी PQRS भी, तो वो भी तो ऑप्शन है ना। फिलहाल आंसर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 लगाओ जरा, कौन लगा रहा है इसे। द रेटल स्नेक, ये वही होता नाग, जो सांप होता। रेटल स्नेक जो सांप है, लो ऑप्शन दे रहा हूं, आराम से पढ़ लो। स्नेक सिंगुलर है तो वर्ब से शुरुआत होगी, नोज जानता है, व्हेन टू लाई डाउन चेक कर लो, और आर से मेरा मानना है कि एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, आंसर हो गया, पढ़ लो पूरा। द रेटल स्नेक नोज व्हेन टू लाई लो बिकॉज इट हैज स्पेशलाइज्ड जैकबोन्स ऑर्गन्स विच गिव्स ए हाइटेंड, जो छुपने का इसे एक सेंस देती हैं, सेंस ऑफ स्मेल टू डिटेक्ट प्रे। ये छुपकर एक इसके अंदर सेंस होता है, जो ये आपका रेटल स्नेक है, छुपता है, और सुगंध जब इसे स्मेल आती है किसी चीज की, तो उससे ना अपना शिकार कर लेता। फिलहाल आंसर होगा RPQS। आगे आइए क्वेश्चन 17। इस सिंगल यूरेनियम की बात चल रही भैया, आ जाओ। PRSQ किस पर जाएं, सिंगल यूरेनियम, यूरेनियम हो, स्टील हो, इन सब की पैलेट होती है, प्लेट कहते हैं ना, प्लेट डलवा लो। तो सिंगल यूरेनियम प्लेट स्लाइटली लार्जर देन ए पेंसिल इरेजर कंटेन्स द सेम एनर्जी एज ए टन ऑफ कोयल 3 बैरल ऑफ ऑयल और 1700 क्यूबिक 17,000 QPRS। क्यू से एक ही ऑप्शन स्टार्ट था आपका। फिलहाल मेरा मानना है कि और तो आंसर नहीं होगा, चेक कर लो, यही है QPRS, सिंगल यूरेनियम पैलेट स्लाइटली लार्जर देन, क्लियर हो गया, इसके अलावा आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इतना मोरल आपका बढ़ जाएगा एग्जाम तक, ये 10 से 12 दिन जो है ना, देखना आपको इस क्लास से बड़ा फायदा मिलेगा। देयर आर, देयर वी, और वी के बाद अब मुझे यहाँ सब्जेक्ट के रूप में नाउन रखना है, या आपको सब्जेक्ट रखना है, कोई भी हो सकता है वो। देयर आर नॉन फूड रिटेलर्स, इसका कोई यहाँ अभी मौजूद नहीं है, टू आ नहीं सकता, वर्ब नहीं आ सकती, वी के बाद आएगा नाउन मतलब सब्जेक्ट।
देयर आर रिपोर्ट्स, पी से स्टार्ट करता हूं, देयर आर रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू get enough stock into their warehouses to prepare for the Christmas rush. PRSQ ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। देखो कोई घुट्टी नहीं पिला सकता, मैं रटवा नहीं सकता, बस बेटा इतना करा सकता हूँ कि मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करा सकता हूँ कि आप इन्हें आंसर कैसे लगाओ। बताओ जरा इसका कौन लगा रहा है? ये शायद आ चुका है पहले भी, शायद किसी स्लाइड में था, पता नहीं किसी प्रैक्टिस सेट में था, चेक कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के अनुसार 2021 में जो प्रोजेक्शन रिफ्लेक्ट ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इशू, जो जलवायु परिवर्तन पर मुद्दा हुआ है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर, जो ये आपका महत्व है परमाणु शक्ति का, दुनिया में अगर इन प्रीपोजिशन आएगी तो जीरो रूप होगा। कुल मिलाकर PQRS वाला ऑप्शन था, ये आ चुका है शायद, तो इसलिए मैंने इसमें ज्यादा समय नहीं लगा रहा, ये शायद किसी स्लाइड में बनाया है, ठीक है ना। तो फिलहाल आंसर बनेगा आपका PQRS। आगे आइए, समय बिल्कुल खराब नहीं कर रहा देखो मैं, क्योंकि मुझे जो लगता है वो जरूरी है वो आया आपके सामने। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 20, माई कजन वर्क्स डे एंड नाइट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। ये मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ ये दे दिया, मुहावरा पूछ लिया। मेरा कजन दिन और रात मेहनत कर रहा है जिंदगी में सफलता लाने के लिए। इसके लिए एक मुहावरा आता है अराउंड द क्लॉक, जैसे कि समय का पहिया घूमता है ना, ऐसे ही वो समय के पहिए की तरह घूम रहा, मेहनत कर रहा है। भाई साहब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसने लगाया ऑप्शन नंबर बी तो बढ़िया है, और इसके अलावा कुछ आंसर नहीं होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लगाओ जरा, इसका कौन लगा रहा, तुरंत लगाओ। टू ब्रिंग टू लाइट, हट गया लो में पीछे, लगाइए। टू ब्रिंग टू लाइट, अगर आप किसी को लाइट में लाते हो तो आप उसे प्रकाशित करते हो, जगमगाते हो, टू लाइटन आ जाता है, उसकी जिंदगी में उजाला भरते हो। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, लाइटन आएगा। लाइटन के अलावा नहीं होगा, ब्रिंग टू लाइट, किसी को प्रकाश में लाना, किसी के दिमाग में कोई चीज इस तरीके से जलाना जिससे कि आप फ्यूचर में ब्राइट हो सको। फिलहाल आंसर लाइटन आएगा। आइए जरा, शकुंतला देवी वाज बोर्न, अच्छा ये रिक्त स्थान आ गए। शकुंतला देवी वाज बोर्न ऑन 4 नवंबर 1929 इन हर चाइल्डहुड, उनके बचपन में सी रिक्त स्थान टू स्कूल। अब जब जन्म हो चुका है 4 नवंबर 1929, तो कभी भी अपने बचपन में स्कूल नहीं गई होंगी। ये और भी पुरानी बात है, ये नहीं है कि अब की बात है बेंट में लगा दो डिड के साथ, गलत हो जाएगा भाई साहब। ये कभी भी नहीं गई होंगी हेड के साथ, हेड नेवर बीन टू स्कूल, कभी भी स्कूल नहीं गई थी अपने बचपन में। तो शकुंतला देवी वाज बोर्न ऑन 4 नवंबर 1929, इनका जन्म हो गया 4 नवंबर 1929, और ये अपने बचपन में, तो बचपन तो पुराना होता है ना, सबसे पुराना टेंस ये आएगा, हैड नेवर बीन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चले आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, लगाओ जरा। टर्मिटीज होती हैं दीमक, द टर्मिटीज, सही चमक रहा ना यहाँ से, यहाँ से देखो, ठीक है अभी ठीक है। द टर्मिटीज वर जस्ट द टिप ऑफ द रिक्तिस्तान बट द हाउस वाज नियर कोलैप्सिंग इन रियलिटी। ये कहना चाह रहे हैं कि जो दीमक है, शुरू में तो ये ऐसा लगता है कि छोटी सी दीमक इतने बड़े दरवाजे का, इतने बड़े घर का क्या कर लेंगे, लेकिन दीमक छोटी सी भले ही है, लेकिन एक बार लग जाती है ना तो अच्छे अच्छे मकान, अच्छी अच्छी बिल्डिंग को तबाह कर देती है अगर ये दीवार में पहुंच जाती है। एक मुहावरा है टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये पूरा एक आपका इडियम है टिप ऑफ द आइसबर्ग, और इसकी हिंदी होती है शुरू में छोटी बात, शुरू में छोटी लेकिन बाद में बड़ी बन जाए, लेकिन बाद में बहुत बड़ी बन जाए, लेकिन बाद में बहुत बड़ी बन जाए, लेकिन बाद में बहुत बड़ी बन जाए, और अगर बाद में बहुत बड़ी बन जाएगी तो ये होता है टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो द टर्म इट इज वर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मैं जो दीमक है शुरू में तो ये छोटी सी चीज होती है अगर किसी घर में या दीवार में लग जाए, बट लेकिन द हाउस वाज नियर कोलैप्सिंग इन रियलिटी, लेकिन अगर जिस घर में लग जाती है ना वो कुछ समय के बाद वास्तव में कोलैप्स की तरफ चला जाता है। जिसने बी लगाया तो बढ़िया है,
ये होता है पूरा टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइए लगाइए अगला क्वेश्चन। रिक्तस्थान इन पॉपुलेशन इज ए हिंड्रेंस टू ए कंट्रीज ग्रोथ। अब पॉपुलेशन में रिक्तस्थान जो है वो आपकी देश की उन्नति के लिए सबसे ज्यादा रुकावट पैदा करता है। इंक्रीज पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो देश की जो वृद्धि है ना उसमें बहुत बड़ी कमी आ रही है। जिसने डी लगाया था तो बढ़िया, इंक्रीज पॉपुलेशन। आगे आइए भाई साहब 25 क्या कहता है। अब जल्दी जल्दी बढ़ाता हूँ। रिक्तस्थान इज ए फीमेल हॉर्स। आप सब जानते हो कि जो घोड़ा है उसकी जो फीमेल है ना मेयर कहलाती है। जिसने लगाया था ऑप्शन नंबर सी तो बढ़िया है। रोस्टर होता है जो होता है मेल हैन, क्योंकि हैन जो होती है फीमेल है। डोए जो होता है ये फीमेल, जो डोए है ये हिरणी होती है, हिरणी। तो अगर मेल डियर होता है हिरन, और अगर फीमेल हिरणी है तो डोए कहलाती है। और विक्सन तो सब जानते हो लोमड़ा होता, तो लोमड़ी होती है फीमेल, ये मेल होता मेल फॉक्स। फिलहाल फीमेल हॉर्स मेयर होती है। ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ठीक है ना। आगे आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 26 जल्दी से खत्म करते हैं इन्हें। ए गुड टीचर या गुड लीडर वी रेडी टू रिक्तस्थान क्रिटिसिज्म। अब एक अच्छा नेता को हमेशा तैयार रहना चाहिए, रिक्तस्थान रहना चाहिए आलोचना का। जितनी भी क्रिटिसिज्म है, जितनी भी आलोचना है, उन्हें क्या करने के लिए, तो कहते हैं ना कि अगर आप बहुत ज्यादा निडर हो या किसी भी परेशानी से नहीं डरते, तो आपको उन आलोचनाओं का, उन मुसीबतों का, उन समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। भाई साहब फेस आता है, ये सब चीज फेस की जाती है। तो ए गुड लीडर वी रेडी टू फेस क्रिटिसिज्म। एक अच्छे नेता को आलोचनाओं का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। 26 का सी लगाइए। चलते हैं जरा 27 की तरफ। कौन लगाएगा? ये इतना प्यारा एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है कि सब फंसे हैं इसमें। द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू रिक्तस्थान टाइम वाइल वेटिंग फॉर द कैब। कैब का समय का इंतजार करते करते, कैब के लिए इंतजार करते करते दोस्तों को ताश के पत्ते खेलने पड़े समय को रिक्तस्थान करने के लिए। देखो समय को केस नहीं कर सकते, समय को मूव नहीं कर सकते, क्योंकि मूव व्यक्ति होता हलचल। समय को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक वर्ड फिक्स बैठेगा फ्रेज में, किल टाइम। और किल समय का मतलब है जब समय को मार रहे हो तो आप पास टाइम कर रहे हो, समय को गुजार रहे हो। ये था लॉजिक, सीजीएल में आया हुआ भाई साहब, आसान नहीं है, बी आंसर होगा। किल टाइम का मतलब होता है पास टाइम। तो आप कहोगे समय को मारेंगे थोड़ी, लेकिन पास करने के लिए आएगा। फिलहाल 28 पर चलो, समय खराब नहीं करना। टाउट लगाओ, टाउट। इसका मतलब होता है जब कोई चीज टाइट होती है ना, टाइट बिल्कुल एकदम खींची तनी। ऑप्शन बी हो जाएगा, टाइट सिनोनियम लगाना था इसका। स्लैक ढीला ढाला, टॉर्न होता है फटा पुराना, और फ्लैसिड होता है झूलता हुआ। फिलहाल आंसर टाउट का होगा, ऑप्शन नंबर बी टाइट। टाउट और टाइट ऐसे याद कर लो, टाट और टाउट। लगाइए जरा। कॉन्फिसेट सिनोनियम लगाना है। कॉन्फिसेट होता है जब्त करना। जब आप किसी को जब्त कर लेते हो तो कॉन्फिसेट होता है। इसका सिनोनियम होता है सीज। सीज लगाओ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो, सीज तो बढ़िया, ये भी तो जब्त करने के लिए आता। अगर आप सीज लगा रहे हो तो बढ़िया है। रीस्टॉक का मतलब तो दोबारा से स्टॉक तैयार करना। डेस्ट्रॉय तो बर्बाद करना होता है। और टिटिवेट का मतलब होता है बेस बदलना। तो ना बेस बदलना है ना कुछ है, इसका आंसर सिर्फ होगा आपका सीज। 30 पर आइए जरा। ये एक 35 क्वेश्चनों की स्लाइड है, अभी लास्ट नहीं होगा, पूरी कराऊंगा ये मैं। क्लास में जो बच्चे आज इस स्लाइड को किया है तो वो इसे यूट्यूब के माध्यम से अपना कर सकते हैं। जनरस होता है उदार, दयालु। इसका भाई साहब एंटोनियम लगाना है। तो उदार का उल्टा हो जाएगा स्वार्थी। जिसने लगाया था सेल्फिश तो बढ़िया है, मेरा मानना है इसके अलावा आंसर नहीं होगा। और चेक कर लो। मैग्नीनियस ये भी उदार होता, एल्ट्रिस्ट ये भी उदार है, परोपकारी। और बेनिवोलेंट ये भी परोपकारी है। जिसने लगाया था ऑप्शन नंबर सी तो बढ़िया है, इसके अलावा कोई आंसर होगा नहीं। 31 पर आओ। 31 में है एक्यूमुलेटेड। इसका एंटोनियम लगाना है। तो एक्यूमुलेटेड क्या होता है? इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। अब किसी चीज को इकट्ठा करने का मतलब है किसी चीज को बिखेर देना, फैला देना, स्कैटर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
अगर आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर डी तो बढ़िया है, स्कैटर्ड इसके अलावा आंसर नहीं है। अच्छा, बंच गुच्छा, गुच्छों में तो इकट्ठा होता, गार्न ये भी इकट्ठा करना, और स्पेयर्ड का मतलब होता है स्पेयर मारना, मतलब अपनी रक्षा करना। तो फिलहाल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैटर्ड। 32 पर आओ। ये आपका स्पेलिंग चेक करनी है आपको, बताओ जरा कौन सी गलत है। दे रहा हूं समय, आज थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रख रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि चीजें आपके ज्यादा मतलब वेस्ट ना हो। यू नीड टू बी कॉन्शियस, देखो एनफ तो बढ़िया होती है, पर्याप्त सही है, क्वेश्चन आसान है, लिसन है। कॉन्शियस की कहाँ होती है, CONSCIOUS होता है, कॉन्शियस सचेत, ये होगा आंसर, ये वाला खत्म हो गया वैसे। अगर आपने ए लगाया तो बढ़िया है, हेलो हेलो, इसके अलावा आंसर नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 32 का ए। 33 पर आइए जरा, बनवर्ड लगाना जरा आपको, लगाइए बनवर्ड। His parents did not allow him to enroll in the arts college because he is a dabbler in arts. उसके पिताजी ने उसे एनरोल करने की अनुमति नहीं दी जितने भी ये कला दिखाने के कॉलेज है। कला का मतलब होता है जो आपके अंदर टैलेंट है, क्योंकि वो डेवलर है, कला का शौकीन है, किसी भी कला में, साइंस में और लिटरेचर, किसी भी साहित्य में। ऐसा व्यक्ति जो साइंस में, लिटरेचर में या किसी भी सब्जेक्ट में कला का अच्छा खासा जानकार होता, कॉनोसियर होता है। अगर मैंने बताया होगा कला का पारखी, कई बार आपके सामने क्वेश्चन आया होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कला में बहुत ज्यादा प्रवीण होता है या किसी भी कला का पारखी है, कॉनोसियर आंसर है। अच्छा, मैं कहूँ डिलिनेट, ये तो चौड़ा करना होता है किसी चीज को, टेकिटर्न कम बोलना होता है, और यहाँ पर इसका मतलब ही नहीं था। कुल मिलाकर आंसर बनेगा कॉनोसियर, ये होता किसी भी कला का पारखी। आगे आइए 34। आज सेशन को देखो आधे घंटे के अंदर ही अंदर निपटाने की कोशिश की है मैंने। वन वर्ड बताइए जरा, लाउड एनफ टू बी हियर्ड, एक ऐसी आवाज जो अच्छी खासी पर्याप्त तेज है और जिसे आप सुन सकते हो। तो एक चीज होती है ऑडियो, जिसमें आप गाने सुनते हो, ऑडिएबल होता है सुनने लायक। तो कोई चीज पर्याप्त तेज है सुनने के लिए। ऑडिट तो लेखा जोखा हिसाब किताब है। ओडिसिटी क्या होता है, ओडिसिटी होता है साहस, बहादुर, और ओडेसियस ये वही व्यक्ति बन जाता है जो जिसके अंदर साहस होता है, एडजेक्टिव बन जाता है साहसी या बहादुरी से भरा कोई व्यक्ति। तो फिलहाल एक ऐसी चीज जिसे सुना जा सकता है, ऑडिएबल। अच्छा, ये होता लाउड एनफ, मैं कहता कांट वी हियर्ड, एक ऐसी चीज जिसे सुना नहीं जा सकता, तो फिर बेटा वो इनऑडिएबल बन जाती है। इनऑडिएबल का मतलब है एक ऐसी चीज जो आपके कर्ण को कटु लगे, कहने का मतलब है जो आपके कानों को बुरी लगती है, वो इनऑडिएबल है। फिलहाल आंसर 34 का ए है। और लास्ट क्वेश्चन है, जरा इसे यहीं खत्म करते हैं, इससे आसान नहीं मिलेगा आपको कोई। लगा दो सब आंसर, गंगा जल का छिड़काव लगाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और अच्छी अच्छी कमेंट और अच्छे अच्छे आंसर के साथ मैं चाहता हूं कि लास्ट क्वेश्चन खत्म हो आपका। ए पर्सन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स, एक ऐसा व्यक्ति जितने भी आपके ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, आपके उपग्रह हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करता है, वो होता है आपका खगोलविद, उसे बोलते हैं खगोल शास्त्री। जो वास्तव में आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनका अध्ययन करने वाला खगोल शास्त्री है, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। अच्छा, एक इसका भैया और होता है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर में बहुत बड़ा फर्क है। ये आपकी हाथों की रेखाओं को देखकर आपका भविष्य तय करता है, ये होते हैं ज्योतिषी। तो ये तो एक आप कह सकते हो फर्जी व्यक्ति हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो वास्तव में ग्रह, नक्षत्र, उपग्रहों के बारे में स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमर। जियोलॉजिस्ट होता है भूवैज्ञानिक, जो भूमि का अध्ययन करते हैं, जो भूमि के बारे में स्टडी करते हैं, भूवैज्ञानिक हैं। मैं आपसे कहूँ बायोलॉजिस्ट, ये वही हैं जो जीवित प्राणियों के बारे में अध्ययन करते हैं। और बोटेनिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति वनस्पति विज्ञान से जुड़ा हुआ रहता है, वनस्पति के या पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करता है। फिलहाल आंसर ए पर्सन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमर बनेगा आपका खगोल। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा आपको। और डेली ये आपको जब तक आपका पेपर होगा, लगातार 5 अगस्त तक ये आपको मेरी क्लास मिलेगी। हो सकता है 10 हो, 12 हो, 15 हो, इन क्लासों को देख लेना। उम्मीद करता हूं अपने कॉन्फिडेंस से, अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे हो चुका है काफ़ी पिछले 5 से 6 सालों का, आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा मिलेगा।
आगे वीडियो देखने के लिए ऐसे ही बने रखें। नमस्कार, धन्यवाद।